एग्ज़ाम शहर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको आज जो इकोनॉमिक है यानी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे और सीरियल तरीके से जो भी लास्ट तक अर्थव्यवस्था के बारे में जो चैप्टर में दिया है वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आइए हम जानते हैं कुछ अर्थव्यवस्था के बारे में। देखते हैं ये जो अर्थव्यवस्था है, अर्थ का मतलब क्या होता है? जैसे फाइनेंस मतलब वित्त, पैसा, और व्यवस्था का मतलब उसको सही क्रम से उसका आदान प्रदान करना। तो यही अर्थव्यवस्था की एक छोटी सी परिभाषा है। अब हम जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था तो जानेंगे, लेकिन इसके साथ में पहले अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं, उसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था या फिर विदेश की अर्थव्यवस्था उसके बारे में जानना आसान हो जाएगा। जैसे अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? तो अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही परफेक्टली और दिमाग को घुमाने वाले होते हैं, इसलिए फैक्ट टू फैक्ट बात आपको बताई जा रही है, इसको आप सुनिएगा। अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। तो भारत की अब बात करें, अपने देश की बात करें, भारत माता की, तो भारत की विकास जो अर्थव्यवस्था है विकासशील और अल्प विकसित है। अब द्वितीय पॉइंट पे क्या आते हैं कि जैसे अल्प विकसित और विकासशील है, क्योंकि इसमें कारण क्या है कि कृषि प्रधान देश है, 52%। उसका जीडीपी की अगर बात करें तो कृषि से संबंधित तो ये है 14.1%, आप समझ लीजिए। अब आते हैं जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात होती है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? जहाँ पर प्राइवेट यानी कि निजी अर्थव्यवस्था और सरकारी व्यवस्था दोनों जुड़ कर के काम करती हैं, तो यही हो जाएगी मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन इसके समाजवादी और पूंजीवादी दो गुण माने गए हैं। इसमें क्या है? 4 क्षेत्र होते हैं, सरकारी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र बताए गए हैं। नंबर 1 सरकारी, नंबर 2 संयुक्त, नंबर 3 निजी और नंबर 4 सहकारी क्षेत्र। तो ये इतना जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में, जो क्षेत्र के बारे में ये डिस्कस हो गया। अब देखते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में नंबर 1 आ गया कृषि प्रधानता, यानी कि 52%, ये है कृषि प्रधान। फिर क्या होता है कि नंबर 2 है प्रति व्यक्ति निम्न आय स्तर, नहीं काम कर रहा है 12 घंटे, पैसा मिल रहा है 5,000। तो इस टाइप से बात को एक समझ सकते हैं कि प्रति व्यक्ति निम्न आय स्तर होने के कारण ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होने का एक गुण है। तो नंबर 3 क्या है? आर्थिक विषमताएं बहुत सारी हैं। नंबर 4 बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी है और अदृश्य बेरोजगारी है। अब आते हैं जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर। एक इसका मुख्य कारण ये भी है कि जनसंख्या अब देखते हैं कि जो आर्थिक विषमताएं हैं, दूसरा हो गया बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। दूसरी बात है कि यहाँ पे 5वां जो गुण है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का, ये है जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर। और जो 6वां है गुण पूंजी का अभाव होना। तो आप समझ सकते हैं कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के गुण क्या क्या हैं, यानी कि किस कंडीशन के कारण ये व्यवस्था जो है अपने यहाँ की अल्प विकसित मानी जाती है। एक तो कृषि की प्रधानता, दूसरे प्रति व्यक्ति आय का निम्न आय स्तर है, आर्थिक विषमताएं हैं, बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी है, और जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर है, और पूंजी का अभाव। तो आप समझ सकते हैं कि इन गुणों के कारण हमारी अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है। तो राष्ट्रीय आय क्या है? जैसे राष्ट्रीय आय यानी कि राष्ट्र की जो आय है वो क्या होती है, इसके लिए बहुत से हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने इस पर अपना डिस्कस किया है और बताया भी है। तो आइए जानते हैं। जैसे प्रथम गणना हुई थी राष्ट्रीय आय की, ये 1951-52, यानी भारत की प्रथम गणना पूछी जाए राष्ट्रीय आय की गणना तो सन 1951 और 52 में की गई। अब इसमें क्या, ये है एक महापुरुष भी कह सकते हैं और साथ में अर्थव्यवस्था
के विशेषज्ञ दादा भाई नौरोजी द्वारा 1868 में इनकी किताब थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में राष्ट्रीय आय का आकलन इन्होंने बताया है 340 करोड़ रुपए। लेकिन प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 20 रुपये के करीब इन्होंने बात बताई है। तो दादा भाई नौरोजी द्वारा अगर पूछा जाए राष्ट्रीय आय पूछते तो 340 करोड़ रुपए, अगर प्रति व्यक्ति आय पूछे तो 20 रुपये। अब आते हैं, जब एक कोई विशेषज्ञ उस पर काम करता है तो दूसरा भी अपना वक्तव्य देता है। तो अब आते हैं 1911 में फिंडल सिराज नाम के एक जो अर्थव्यवस्था के मतलब विशेषज्ञ हैं, इन्होंने बताया है कि भारत की राष्ट्रीय आय 1911 में 1942 करोड़ रुपए हो गई थी। और प्रति व्यक्ति आय की अगर बात करें तो इन्होंने कहा है कि 1911 में 49 रुपये प्रति व्यक्ति आय के रूप में इन्होंने आंकी। अब क्या है, पहले ये हो गए, दूसरे ये हो गए, मतलब फिंडल सिराज। और तीसरे जो अपने अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर के.वी. राय, इन्होंने कहा कि ये 1931-32 के करीब इन्होंने अपना वक्तव्य दिया अर्थव्यवस्था पर, कि इन्होंने बताया कि 6879 मतलब 6889 रुपये प्रति राष्ट्रीय आय होगी और 44 रुपये प्रति व्यक्ति आय, ये बताया। तो आपके 3 क्वेश्चन राष्ट्रीय आय से बन सकते हैं, 3 क्या 4 बनेंगे। एक तो प्रथम गणना राष्ट्रीय आय की 51 और 52 में हुई। दूसरी बात, दादा भाई नौरोजी द्वारा 1868 में राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया, जिसमें 340 रुपये राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया गया। इनकी बुक का भी नाम पूछते हैं कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसके बारे में जिक्र किया गया। दूसरा है कि 1911 के करीब, ये तो 1868 की बात थी। अब आते हैं 19वीं शताब्दी में, तो 1911 में फिंडले सिराज द्वारा राष्ट्रीय आय 1942 करोड़ रुपए बताई गई। उसके बाद में इन्होंने कहा प्रति व्यक्ति आय 49 रुपये होगी। अब तीसरा आता है 1931-32, तो डॉक्टर के.वी. राय द्वारा 6889 रुपये इन्होंने बताया राष्ट्रीय आय, और प्रति व्यक्ति आय 44 रुपये बताई। आप लोग ध्यान से समझिएगा और इसको नोट डाउन भी कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट टू फैक्ट बातें बताई गई, इन्हीं से ही डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो अब इन्होंने क्या कहा कि जो राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां इन्होंने दे दी। नंबर 1 उत्पादन विधि, नंबर 2 आय पद्धति, मतलब वही उत्पादन पद्धति और आय पद्धति। अब आगे जानते हैं कि अभी तक तो देश आज़ाद नहीं हुआ है, तो अब केंद्र सरकार, यानी कि जब देश आज़ाद हुआ, यानी कि संविधान लागू हुआ है, तो स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो केंद्र सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए, यानी कि राष्ट्रीय आय की अगर बात करें तो इसको ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। ये है 4 अगस्त 1949 को, 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। नेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इसके प्रोफेसर थे पी.सी. महालनोबिस। तो इनको ये अध्यक्ष चुना गया, इस समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया, पी.सी. महालनोबिस। तो इनको अध्यक्ष चुना गया केंद्र सरकार के द्वारा। उसके बाद में इस राष्ट्रीय आय समिति ने प्रथम रिपोर्ट कब दी, ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम रिपोर्ट 1951 में दी। अब जब इसका गठन 49 में हुआ तो 50 और फिर 51, तो 51 में प्रथम रिपोर्ट आई। उसके बाद में जो दूसरी रिपोर्ट है, यानी कि अंतिम रिपोर्ट, ये इन्होंने दी है 14 फरवरी 1949 को। कब दी है, 14 फरवरी 1949। तो आप समझ गए होंगे कि केंद्र सरकार ने इस राष्ट्रीय आय यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छे से अपना देश आगे बढ़े, इसलिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया 4 अगस्त 1949 को। इसके प्रथम अध्यक्ष पी.सी. महालनोबिस को बनाया, और इस आय समिति द्वारा फर्स्ट रिपोर्ट 1951 में और अंतिम रिपोर्ट 14 फरवरी 1955 में दी। अब आते हैं इधर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO। ये जो है 2 मई 1951 को इसका केंद्रीय सचिवालय दिल्ली में बनाया गया। केंद्रीय सांख्यिकी
संगठन CSO, सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? मुख्यालय मतलब केंद्रीय सचिवालय 2 मई 1951 को दिल्ली में स्थापित किया गया। लेकिन इसकी दूसरी इकाई अगर पूछे तो दूसरी इकाई जो है उद्योगों के हेतु सर्वे के लिए, उद्योगों की सर्वे के लिए कलकत्ता में इसकी दूसरी इकाई बनाई। कहाँ बनाई दूसरी इकाई? कलकत्ता। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय आय को, अर्थव्यवस्था को, उसके गुणों को, उनके क्षेत्रों को और जो भी इनके विशेषज्ञ हैं उन्होंने समय समय पर अपने वक्तव्य दिए कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय हमारे देश की क्या रही है। इन्हीं से ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और अब आगे चलते हैं, इसी के राष्ट्रीय आय के आगे जो भी चैप्टर जुड़ा हुआ है उसी को ही हम उस पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय आय के आंकलन हेतु एक सूत्र दिया जाता है, उसको भी हम देखेंगे। इधर आपके सामने सूत्र आ रहा है कि प्रति व्यक्ति आय, यानी कि राष्ट्रीय आय अगर निकालना है तब प्रति व्यक्ति आय से आपको निकालना पड़ेगा। जैसे प्रति व्यक्ति आय अगर निकालनी है तो आप क्या करेंगे? देश की कुल जनसंख्या से आपको राष्ट्रीय आय में डिवाइड करना है, यानी भाग देना है। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। जिस प्रकार हम लोग देख सकते हैं, जैसे चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो यहाँ पर अगर हम कैंची गुणा करेंगे तो अगर दूरी निकालना है तो दूरी हो जाएगी चाल गुणे समय, अगर समय निकालना है तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। इसी हिसाब से हम राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय भी निकाल सकते हैं, राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या, यानी जो ये स्टेप दिए हैं सूत्र में, इनसे तीनों राशियाँ ज्ञात की जा सकती हैं। आइए अब हम जानते हैं कुछ ऐसी जो डिफिनीशन है मीनिंग्स की, जिनके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो जब तक हम इसकी परिभाषा नहीं समझेंगे तब तक हम इस बात को नहीं समझ सकते जो कि अर्थव्यवस्था में इनके द्वारा बातों को समझाया गया है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, इसकी परिभाषा के अंतर्गत लिखा गया है किसी देश में एक वर्ष के अंतर्गत जितनी भी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उनके कुल मौद्रिक मूल्य को GNP बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे, किसी देश में एक वर्ष के अंतर्गत जितनी भी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य को हम GNP बोलते हैं, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। तो अगर GNP का फार्मूला पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं, यानी कि GNP बराबर GDP प्लस X माइनस M। अब इसमें ये जो लेटर दिए हैं X माइनस M, इनके बारे में जानते हैं कि X क्या है? देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय की गई है उसको हम X से देखते हैं, और M क्या है? विदेशियों द्वारा जो हमारे देश में उनके द्वारा जो अर्जित की गई आय है उसको हम M से लिखते हैं। अब एक और पॉइंट आता है, क्वेश्चन भी आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। विश्व बैंक के अनुसार विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्थान है वो 10वां है। अगर फर्स्ट की बात करें तो ये आ जाएगा अपना अमेरिका। तो विश्व बैंक के अनुसार विश्व की भारतीय अर्थव्यवस्था का 10वां स्थान, और प्रथम स्थान अगर बात करें तो ये आ जाएगा USA। अब आते हैं दूसरे शब्द पे, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। इसको क्या बोलते हैं? ग्रोस GDP। आपने बहुत सुना होगा कि GDP इतना है, GDP उतना है। तो अब इसके डिफिनेशन देखते हैं कि एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समयावधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का कुल बाजार मूल्य अर्थात मौद्रिक मूल्य जो है उसको हम सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। दोबारा से देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक देश की सीमा के अंदर किसी दी गई समयावधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का कुल बाजार मूल्य या फिर बोले मौद्रिक मूल्य
को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जिसे हम जीडीपी बोलते हैं। तो जीडीपी का योगदान अगर अपने राज्यों में देखें तो महाराष्ट्र का सबसे अधिक रहा है। जीडीपी का योगदान जो है, सकल घरेलू उत्पाद का जो योगदान है, उसमें महाराष्ट्र का योगदान ज़्यादा रहा है। अब आते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि जिसे बोलते हैं एनएनपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट नेशनल यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये क्या होता है? अब इसे देखते हैं डेफिनेशन के रूप में, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये बोलेंगे। यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी को प्राप्त करने के लिए जो खर्च करना पड़ता है, भाई जीएनपी को प्राप्त करने के लिए जो खर्च करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? ह्रास, यानी कि कमी बोलते हैं। ह्रास लिखा हुआ है, ह्रास बोलते हैं। अब आते हैं जीएनपी में घटा देने पर, यानी कि इस ह्रास को जीएनपी में घटा देने पर जो शेष बचता है उसको हम एनएनपी बोलते हैं। तो अगर इस सूत्र की बात करें तो एनएनपी बराबर, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास, यानी कि जो कमी आई है मूल्य में, उसको हम जब जीएनपी से घटाते हैं तब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे इन परिभाषाओं के अनुसार कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो आइए और देखते हैं आगे। ठीक है, एनएनपी। अब आते हैं राष्ट्रीय आय, यानी कि जो अपनी नेशनल इनकम है उसको निकालने के लिए बाजार की कीमत पर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। तो इस सूत्र को आप फिर से देख लीजिए, बाजार कीमत पर एनएनपी, यानी कि एनएनपी कहाँ गया? ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। तो इसके आधार पर हम राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय अगर आपको निकालनी है तो व्यक्तिगत आय का मतलब क्या होता है? यानी कि पर्सनल इनकम, जो हर व्यक्ति की एक अपनी पर्सनल इनकम होती है, तो उसको अगर हम परिभाषित करें तो इस परिभाषा समझ सकते हैं, यानी कि देश की जनता को एक वित्तीय वर्ष में जो प्राप्त होता है, एक वित्तीय वर्ष में जो वित्त प्राप्त होता है, जो धन प्राप्त होता है, उसे ही हम राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय बोलते हैं। अब आते हैं आय मानक समिति। आय मानक समिति क्या है? मतलब जो भी इनकम दी जा रही है वो एक मानक के तौर तरीके से है, या फिर किसी ने 5 घंटे काम किया तो उसको 10,000 मिल गया, किसी ने 5 घंटे दूसरी जगह काम किया उसको 3,000 रुपये दे दिया। तो इस टाइप का ये जो सिस्टम है ये गलत है, इसलिए गवर्नमेंट ने आय मानक समिति का भी निर्धारण किया है। उसका नाम है, आप देख लीजिए, डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स। ये जो संस्था है ये देश के अंदर आय को निर्धारित करती है कि हर व्यक्ति को अपने अपने वर्ग के अनुसार, समय के अनुसार उसको उतनी राशि दी जानी चाहिए जो उसकी व्यक्तिगत आय के रूप में हो। तो आइए और आगे जानते हैं इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो आर्थिक क्षेत्र माने गए हैं उनके बारे में देखते हैं। इससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किसको रखा गया है, द्वितीय क्षेत्र के अंदर किसको रखा गया है, और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी जो उद्योग हैं वो कौन कौन से आते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंदर क्या क्या सेवाओं को रखा गया है। तो देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र, इसमें आया है कृषि, खनन, मत्स्य और वानिकी। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, खनन, मत्स्य और वानिकी को रखा गया है। वन संबंधी, वानिकी मतलब वन संबंधी क्षेत्र। अब आते हैं द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र के अंदर निर्माण और विनिर्माण के जो उद्योग हैं उनको रखा गया है। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण और विनिर्माण को रखा गया है। और तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, बैंक, संचार, जायदाद यानी कि वास्तविक संपत्ति, सामाजिक और सामुदायिक एवं व्यक्तिगत जो सेवाएं हैं उनको तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। इससे क्वेश्चन आने की संभावना होती है और आते ही है क्वेश्चन। इस हिसाब से आपको इसको याद करना। जैसे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो एक ऑप्शन निर्माण दे देंगे, 3 ऑप्शन इधर से दे देंगे, कृषि, खनन इधर दे दिया, व्यापार दे दिया। अब उसमें से आपको द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत अगर आपको इनका मालूम है कि निर्माण या और विनिर्माण आते हैं, तो अगर निर्माण या विनिर्माण से है तो उसको आप टिक कर देंगे। अगर नहीं मालूम है तो कृषि लगा देंगे या फिर व्यापार लगा देंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको अब देखते हैं भारत का आर्थिक नियोजन,
यानी कि आर्थिक नियोजन का मतलब होता है जो पैसा आ रहा है उसको किस हिसाब से विकास के रास्ते पहुंचाए, यानी कि नियोजित ढंग से काम किया जाए। तो आर्थिक नियोजन में इसी बात को समझेंगे कि अर्थ को यानी कि पैसे को अच्छे नियोजित ढंग से किस हिसाब से व्यय किया जाए। तो इसकी विशेषताओं के अंतर्गत अगर आते हैं तो देखते हैं कि संगठित प्रणाली, सरकारी कार्यक्रम और केंद्रीय नियोजन प्रणाली और जो सामाजिक उत्थान, इन कार्यक्रमों के तहत हम अर्थ को नियोजित करते हैं। अब इनका उद्देश्य क्या होता है? प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि, जो रोजगार व्यक्ति हैं उनको रोजगार देना यानी कि रोजगार की वृद्धि यानी नौकरियों की वृद्धि करना। उसके बाद में अधिकतम उत्पाद से राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को दूर करना। प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि करना, रोजगार वृद्धि करना और अधिकतम जो उत्पाद हैं अधिकतम उत्पादन से यानी कि उत्पादन बढ़ने से क्या है कि आर्थिक और सामाजिक विषमता दूर होती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को इसके उद्देश्य के अंतर्गत रखा गया है, आर्थिक नियोजन के अंतर्गत। तो उद्देश्य, विशेषताएं हो गई, उद्देश्य हो गया, और इसके क्षेत्र क्या है? तो क्षेत्र में तो यही सब जो समाज में चलने वही आएंगे। जैसे स्कूल हो गया, स्कूल के पैसा आया, अस्पताल बनने के लिए पैसा आया, सड़क के लिए, कृषि के लिए, संपत्ति के लिए, उद्योग के लिए, उद्योग में लघु और ग्रामीण उद्योग आ गए, फिर हो गया मत्स्य और फिर खनन। तो आप समझ सकते हैं कि आर्थिक नियोजन के अगर क्षेत्र के अंतर्गत पूछा जाए तो ये सभी जो भी क्षेत्र आएंगे जैसे स्कूल, अस्पताल, सड़क, संपत्ति, उद्योग और जो मत्स्य वगैरह हैं, अगर प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत पूछा था तो प्रति व्यक्ति आय, रोजगार वृद्धि और अधिकतम उत्पादन से विषमता को दूर करना। और जो विषमताएं हैं ये हैं सरकारी कार्यक्रम और इन सब चीज़ों के माध्यम से समाज का भला करना। अब इसके इतिहास के बारे में देखते हैं, यानी कि अर्थ के नियोजन के लिए किस हिसाब से समितियां बनाई गई और उनको किस हिसाब से आगे डेवलप किया जाए उसके लिए कार्य किया गया। इसके बारे में भी हमको इसके नींव से जानने की ज़रूरत है और इससे काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं जो कि परीक्षाओं में आते हैं। देखते हैं इतिहास के बारे में। जैसे लिखा गया है सामने 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने एक पुस्तक लिखी, प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया। ऑफ छूट गया है, ऑफ को बढ़ा लीजिए। यानी कि एक योजना है भारत की, एक इकोनॉमिक आर्थिक योजना। तो इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि 10 वर्ष की योजनाएं चलनी चाहिए जिससे हमारे देश में जो आर्थिक नियोजन है वो काफ़ी अच्छे स्तर पर होगा। उसके बाद में 1934 के बाद में 4 साल बाद ये 1938 यानी 1938 में नेहरू जी ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। ये जब राष्ट्रीय कांग्रेस में थे तो उसी समय इनके नेतृत्व में ये राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। फिर 38 के बाद में 44 में आते, यानी 1944 में कुछ मुंबई के यानी कि बम्बई, तो ये मुंबई के जो उद्योगपति थे इन्होंने 15 वर्षीय योजनाओं के लिए एक प्लान तैयार किया और इस प्लान को कहा गया बम्बई प्लान। तो आप याद कर लीजिए बम्बई प्लान कितने उद्योगपति थे? 9 उद्योगपतियों द्वारा ये काम किया गया। ये देख लीजिए 8 उद्योगपति थे जिन्होंने 1944 में एक बम्बई प्लान दिया, बम्बई प्लान, जिसमें बताया गया कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो 15 वर्ष ये योजनाएं लानी पड़ेंगी। अब आते हैं 1944 में, फिर हो गया एम.एन. राय द्वारा जन योजना। एम.एन. राय द्वारा जन योजना और श्रीमन नारायण जो एक गांधीवादी नेता थे उन्होंने गांधीवादी योजना को बताया। अब देखते हैं 1950 में श्री जयप्रकाश नारायण जी द्वारा सर्वोदय योजना का गठन किया गया। तो सर्वोदय योजना को कुछ आंशिक रूप से गवर्नमेंट ने माना, यानी कि भारत देश की जो सरकार है, भारत सरकार ने कुछ इसको मान्यता दी सर्वोदय योजना को। अब उसके बाद में 1947 फिर 1950 में जो योजना आयोग का गठन हुआ और उसके बाद में इसने 5-5 साल इसके द्वारा 5-5 साल के अंतर पर आर्थिक नियोजित जो आर्थिक नियोजन के लिए जो प्लान थे 5-5 साल के अंतर पर उसको आगे बढ़ाया और देश में काफ़ी हद तक विकास भी हुआ। तो इसके बाद में अब हम सीधे उस पर चलेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि
किस हिसाब से आर्थिक नियोजन 5 वर्षीय प्लान पे शुरू किया भारत देश की सरकार ने और उसको कहाँ तक आगे बढ़ाया गया। आइए अब हम जानते हैं भारत का जो योजना आयोग है जिसका गठन नेहरू जी द्वारा किया गया, जो कि प्रथम अध्यक्ष भी इस आयोग के बनाए गए, और 1947 में जो आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ था नेहरू जी के नेतृत्व में, उसी के आधार पर योजना आयोग का 1950 में गठन हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी बनाए गए। और इसमें और भी चीज़ें जुड़ी हैं जिसमें इसकी विशेषताएं हैं कि ये प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होगा इस योजना आयोग का, और जो उपाध्यक्ष और सदस्य हैं इनकी योग्यता और संख्या निर्धारित की नहीं गई है तथा कार्यकाल भी इनका निश्चित नहीं है, कार्यकाल इनका निश्चित नहीं किया गया है। तो जो भी पंचवर्षीय योजना आई हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे, उसके बाद में आगे भी इससे जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ, आठवीं, तो इनका कार्यकाल, इनका जीडीपी, जो कितनी फ़ायदा हुआ, कितना घाटा हुआ, ये सभी क्वेश्चन बनते हैं। इनको भी हम इस लिस्ट के माध्यम से समझेंगे। जैसे पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई, तो 1 अप्रैल 1951 में, 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक ये प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई। तो इस लिस्ट के माध्यम से हम देखते हैं तो ये देखते हैं प्रथम 1951 से 56, इसमें जो जीडीपी का परसेंटेज 2.1%, लेकिन इसकी जो बढ़ोतरी हुई 3.60। अब आते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61, 4.5 जीडीपी परसेंटेज में, जो कि 4.21% प्राप्त हुआ। किसी में घटा है, किसी में बढ़ा है, तो इसी हिसाब से ये योजनाएं चलती रहीं और देश को आगे बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तीसरी 61 से 66, इसका है जीडीपी 5.6% और प्राप्त हुआ है 2.72%। अब आगे आते हैं चौथी पंचवर्षीय में 69 से 74, इसका हुआ है 5.7% से, और ये इसका जीडीपी जो घटा है, यानी कि लक्ष्य इतना रखा गया लेकिन प्राप्त इतना हुआ है 2.50, तो कम प्राप्त हुआ। इस हिसाब से पाँचवीं 1974 से 78 और इसका 4.4% प्राप्त हुआ, मतलब इसका लक्ष्य रखा गया लेकिन प्राप्त हुआ 4.83%। इस हिसाब से पाँचवीं का क्या हुआ 74 से 78, फिर छठी का 80 से 85, ये 5.2 रखा गया लेकिन 5.54 प्राप्त हुआ। अब आते हैं सातवीं, ये हो गया सातवीं 85 से 90, इसमें जो इसका रेट रखा गया है 5%, लेकिन प्राप्त हुआ 6.02%। अब आते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच, इसका जो रेट रखा गया है जीडीपी 5.6% रखा गया, लेकिन इससे प्राप्त हुआ है 6.68%। अब आते हैं नवीं पंचवर्षीय योजना। नवीं पंचवर्षीय 1997 से 2002 तक चली, और 2002 चलने के बाद में इसका जो लक्ष्य रखा गया है यानी कि 6.5%, ये प्राप्त हुआ है 5.35%। अब उसके बाद में ये हो गया 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 और 8%, उसके बाद में 7% संशोधित किया गया, अब आया है ये 7.80%। अब आते हैं इधर 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12, ये 9%, लेकिन इसमें जो प्राप्त हुआ है ये है 7.90%। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 9%, इसमें लक्ष्य रखा गया था, संशोधित रूप में 8% किया गया। तो इसमें हम और भी चीज़ें जानेंगे, जैसे इसमें अवकाश रहे, जैसे ये दिया है अनवरत योजना। पूछा जाता है पंचवर्षीय योजनाओं में कि किस योजना के पहले
अनवरत योजना शुरू की गई थी। तो ये आप देख सकते हैं कि जो छठवीं पंचवर्षीय योजना है, इसके पहले यानी कि इसके पहले अनवरत योजना शुरू की गई थी। 78 से 80 ये 2 साल का जो गैप रहा है, इसमें जब कांग्रेस पार्टी 1980 में बनी, उसने ये अनवरत योजना बंद कर दी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में अनवरत योजना शुरू की गई और छठी पंचवर्षीय जब शुरू की गई उसके पहले इसको बंद कर दिया गया। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। तो इस हिसाब से कई और सारे क्वेश्चन हैं, इनको भी हम जानेंगे। जो जीडीपी मान्यता दी गई थी उससे कुछ में कम मिला फ़ायदा और किसी में उसका लक्ष्य से ऊपर भी प्राप्त हुआ। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और जो भी और भी क्वेश्चन बनेंगे उनको वन लाइनर के रूप में हम आगे समझाते हैं। जैसे अभी अनवरत योजना की बात हुई थी, 78 से अनवरत योजना का अगर कार्यकाल पूछे, आप देख लीजिए अनवरत योजना, तो इसका कार्यकाल 1978 से 83 रखा गया था, 1978 से 83। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी 80 में बन गई तब इसने इस योजना पर रोक लगा दी और ये योजना सिर्फ 2 साल तक ही चल पाई। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 78 से डायरेक्ट इधर छठवीं पंचवर्षीय 1980 में शुरू हुई है, इसलिए जो 3 साल पहले हुआ है, 3 साल पहले सरकार बनी तो उसने 3 साल घटा दिए और ये 2 साल ही चल पाई। अब हम जानते हैं 3 वार्षिक योजनाएं जो कि योजना अवकाश के रूप में जानी गई। जब तीसरी पंचवर्षीय योजना चालू हुई और उसके असफल हो जाने के कारण गवर्नमेंट हतोत्साहित हुई, जिसने एक वर्ष की तीसरी पंचवर्षीय योजना से हतोत्साहित होकर योजना आयोग ने 1 अप्रैल 1966 से 3 मार्च 1969 तक 3 एक वर्षीय योजनाएं बनाई। जैसे आप देख सकते हैं 67-66, 67-68, 1966-67, 67-68 और 68 से 69। तो इन्हीं को ही योजना अवकाश कहा गया। और इसके बाद में इसमें एक पॉइंट और भी है कि योजना अवकाश में कृषि और उद्योगों को समान रूप से प्राथमिकता दी गई। तो ये है योजना अवकाश, इससे भी क्वेश्चन आता है, इनके वर्ष पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी याद करना, नोट डाउन करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। आप जानते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट और सी काउंसिल। तो राष्ट्रीय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका जो गठन हुआ था वो आपको ध्यान रखना है 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था। और इसका जो पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री का पद होता है, यानी जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो इसका इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा। अब दूसरा पॉइंट ये है कि यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। ये काफ़ी क्वेश्चन बनता है कि ये कैसा संवैधानिक निकाय है या फिर गैर संवैधानिक। तो गैर संवैधानिक निकाय है। तीसरे में क्या देखते हैं, तीसरे ऑप्शन में कि राज्यों व योजना आयोग के बीच सहायक पूर्ण वातावरण का निर्माण कर आर्थिक नियोजन को सफल बनाना है। यानी कि एनडीसी की अगर वर्क की बात करें तो वर्क में आएगा कि जो भी राज्य हैं, राज्यों व योजना आयोग के बीच सहयोगपूर्ण वातावरण स्थापित करना और किस हिसाब से जो भी आर्थिक नियोजन सिस्टम है, आर्थिक नियोजन प्रणाली है, उसको सही तरीके से लागू किया जाए और उसको सफल बनाना। अर्थात कह सकते हैं कि आर्थिक नियोजन को सफल बनाना इसका कार्य होता है राज्यों और योजना आयोग के बीच में। तो जैसे एक ऑप्शन, जैसे डीएम और एसडीएम, इसके बीच की कड़ी क्या होती है, एडीएम। तो आप समझ सकते हैं कि एडीएम का काम करती है। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि राज्यों व योजना आयोग के बीच में जो एनडीसी का वर्क है कि आपस में वैमनस्यता, आज में आर्थिक नियोजन की जो नीति है उन सब पर अच्छी से अच्छी बातें और टिप्पणियां देना और उसको सफल बनाना। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ये सदस्यता की बात की गई है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री के सभी सदस्य, केंद्रीय राज्यों के प्रशासक यानी केंद्र राज्य जो भी हैं, केंद्र राज्यों के प्रशासक व योजना आयोग के सभी सदस्य इसके मेंबर होते हैं। इसके क्या होते हैं, मेंबर। तो मेंबर से बहुत सारे हो जाएंगे
कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री के सभी सदस्य और केंद्रीय राज्य जो हैं, केंद्र राज्य हैं, उनके प्रशासक और योजना आयोग के सभी सदस्य। अब इसके कार्य के बारे में बात करें कि भाई इसका कार्य क्या क्या होता है। एक तो आपने कार्य देख लिया कि योजना और योजना आयोग के बीच में देखते हैं कार्य, तो ये हो जाएगा पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना। इसका मेन कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, जबकि योजनाओं को अनुमोदित करना और स्वीकृत देने का कार्य एनडीसी का होता है। जो हमने पहली लाइन बोली है यहाँ पे कि पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, वो तो योजना आयोग का काम हुआ कि योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं का जो निर्माण हुआ है और उसके बाद में उन योजनाओं को अनुमोदित करना और स्वीकृत देने का कार्य एनडीसी का होता है। अब दूसरा देखते हैं लक्ष्यों व प्राथमिकताओं के निर्धारण में इसका सुझाव देना। जो भी योजनाएं हैं उनके लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के निर्धारण में सुझाव देने का कार्य किसका है? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि योजनाओं को प्रभावित करने वाले आर्थिक व सामाजिक घटकों की समीक्षा करना है। यानी कि जो भी योजनाएं बनी हैं योजना आयोग द्वारा उनमें जो प्रभावित करने वाले आर्थिक व सामाजिक घटक हैं उन पर समीक्षा करना, उन पर वार्ता करना, क्या सही है क्या गलत है, कि किन घटकों से हमारी योजना का लक्ष्य जो है पूर्णता प्राप्त होगा या फिर इस घटक के द्वारा पूर्णता प्राप्त नहीं की जा सकती, पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकती है। तो इस बात पे बात होती है। अब होता है तैयार योजना। जो योजना बन चुकी है उसके परीक्षण का अध्ययन कर उसे अंतिम रूप दे करके स्वीकृत देना, ये एनडीसी का कार्य है। और चौथा आपके समक्ष है कि लागू हुई योजनाओं के संचालन प्रक्रिया का समय समय पर मूल्यांकन करना और उस पर अपनी एक सलाह देना, एक टिप्पणी देना, ये भी कार्य एनडीसी का होता है। यानी कि लागू हुई योजनाओं के संचालन प्रक्रिया व समय समय पर उसका मूल्यांकन करना और उस पर अपनी सलाह देना, ये सभी चीज़ें आपने एनडीसी के बारे में समझी, इसके कार्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में, इसके सदस्य के बारे में और इसकी स्थापना के बारे में। आपको ये जो अर्थव्यवस्था का चैप्टर है पूर्णतः थ्योरिकल रूप से आपको बताया जाएगा और जो आने वाले क्वेश्चन है उनका भी आगे सेट पेपर दिया जाएगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए एग्ज़ाम शहर चैनल को, और अपने जो भी भाई बहन हैं उनको भी आप सब्सक्राइब करवाइए, जिससे ये पढ़ाई की जो सेवा है ये हमारे सभी भाई बंधुओं तक पहुँचे, ताकि वो और हम सभी एक देश के अच्छे महान जागरूक नागरिक बने और देश की सेवा में अपने जीवन को सफल बनाएं। जो कि हमने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की जो तालिका देखी थी, उसके आगे अब हम जानेंगे इनके बारे में डिटेल से, जैसे ये किस मॉडल पे आधारित रही योजनाएं और इनमें क्या क्या देश के उत्थान के लिए जो जो चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया गया और कितने परसेंट इनमें फ़ायदा हुई, कितने परसेंट घाटा हुई, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चालू रही। इसमें तथ्य की बात करें तो प्रथम तथ्य में आएगा कि यह हेराल्ड तोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी बात अगर देखें तो इस पर कृषि हेतु उत्थान, कृषि कार्यों के लिए, कृषि उत्थान के लिए जोर दिया गया। और तीसरा पॉइंट है कि विकास दर इसमें 2.1% रखी गई थी, सबसे कम, लेकिन जब कृषि उत्थान के लिए बल दिया गया तो इसमें हासिल हुई 3.6%। तो एक क्वेश्चन बनता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था? 2.1%, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? 3.6%। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे कि राष्ट्रीय आय में 18% और प्रति व्यक्ति आय में 11% वृद्धि हुई। आप समझ सकते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के चौथे पॉइंट में कि राष्ट्रीय आय जो प्राप्त हुई ये 18% और प्रति व्यक्ति आय 11% मिली। और पांचवा क्या है? उद्योग उत्पादन में 8% की वृद्धि थी, लेकिन इसमें 6% ही हो पाई, तो इसलिए उद्योग के लिए ये
योजना जो थी ये बेकार रही, ऐसे समझ सकते हैं। तो इस पे क्रिस्पर बल दिया गया, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और विकास दर 2.1% का लक्ष्य था, इसमें 3.6% प्राप्त हुई, यानी कि सफल योजना रही। अब आते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक, यानी 56 से 61, तो 5 साल की ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या था कि इसका जो मॉडल था ये पीसी महालनोबिस जो प्रोफेसर थे उन्हीं पर आधारित थी, यानी कि मॉडल जो था पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अब आते हैं दूसरा, उद्योग व खनिजों पर जोर दिया गया। तो उद्योग उत्पादन, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल दिया गया था, लेकिन उतना नहीं जितना कि कृषि पर, और ये उद्योग में उतना लक्ष्य पार नहीं कर पाई, इसलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग पर आधारित थी। इसमें 24% बल दिया गया, तो 24% का लक्ष्य रखा गया, जिसमें दुर्गापुर, भिलाई आदि में इस्पात के कारखाने भी लगाए गए। तो ये उद्योग के उत्थान के लिए बल दिया गया और ये सफल भी रही। उद्योग पे आधारित अगर पूछा जाए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया, कृषि पे दिया गया, उद्योग पे दिया गया, विनिर्माण पे दिया गया, या फिर अन्य किसी पर, तो उद्योग पे ही ऑप्शन में लगाना पड़ेगा। अब आते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो कि एक असफल योजना मानी जाती है। 1961 से 66 तक ये चली। देखते हैं कि कृषि उद्योग दोनों पर इसमें बल दिया गया और इसका लक्ष्य जो था 5.6% दर रखी गई, परंतु कितना लिखा है 2.72% ही प्राप्त हुआ, यानी कि असफलता की तरफ यह योजना चली गई और ये सर्वाधिक असफल योजना रही। अच्छा, असफलता होने का एक कारण ये था कि 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया था, इसलिए ये योजना फ्लॉप हो गई। तो आइए आगे देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो कि 1969 से 74 के बीच तक चली और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था स्थायित्व के साथ विकास व आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, यानी कि स्थायित्व के साथ में, आर्थिक स्थायित्व के साथ में विकास व आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, जिसमें दूसरा पॉइंट है कि समाजवादी समाज की स्थापना करना है, समाजवादी समाज की स्थापना करना। और इसी के चलते 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत। अब चौथा पॉइंट देखते हैं, 5.7 यानी कि 5.7% की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया और इस लक्ष्य के साथ में जो प्राप्त हुई है वो है 2.05%, यानी कि आधे से भी कम वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हुई है और ये योजना क्या रही, असफल रही। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना असफल योजना रही क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य ये भी था कि मौसम की प्रतिकूलता थी और दूसरा बांग्लादेशी शरणार्थी घुसपैठिए के रूप में आ गए थे, इसलिए ये योजना फ्लॉप हो गई और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, समाजवादी समाज की स्थापना हुई। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी योजना के तहत हुआ। आगे चलते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत, जो कि 74 इधर समाप्त हुई, तो 74 से 78, यानी कि पंचवर्षीय योजना है लेकिन इधर एरिया कितना है 4 साल का, 4 ईयर। तो इसको भी देखते हैं आगे कि इसमें लक्ष्य रखा गया था गरीबी उन्मूलन, यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया। आप लोग जानते होंगे कि गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया। तो गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हेतु इसका उद्देश्य रखा गया। और दूसरा पॉइंट है कि आर्थिक स्थायित्व को उच्च प्राथमिकता देते हुए 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम, इसको ध्यान रखना है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम लॉन्च किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत 20 सूत्रीय कार्यक्रम लॉन्च किया गया और गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया, यानी गरीबी और बेरोजगारी इसको हटाने के लिए इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बनाया गया था। अब क्या होता है कि तीसरा पॉइंट, गरीबी और बेरोजगारी पर बल दिया गया। इसका लक्ष्य देखते हैं, लक्ष्य है 5.5%, यानी कि 5.5% लक्ष्य रखा गया था और उसको बाद में संशोधित किया गया 4.4%,
लेकिन वार्षिक वृद्धि दर जो प्राप्त हुई है आपको वो है 4.83%, यानी कि जो संशोधित है इससे कुछ आगे। तो आप समझेंगे कि ये योजना जो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना सफल योजना रही है, और लेकिन सफल तो रही लेकिन गरीबी और बेरोजगारी इस योजना के तहत पूर्णतः हटाई नहीं जा सकी। फिर क्या हुआ, जो जनता पार्टी आई, जनता पार्टी द्वारा 1978 में इसका अंत कर दिया गया। तो 1978 में जनता पार्टी द्वारा 4 साल के बाद में इसका अंत कर दिया गया, लेकिन इसका जो लक्ष्य रखा गया था और जो कार्यक्रम चलाए गए थे वो इस योजना के तहत हम सबको ध्यान रखने होंगे। और जो भी आप वीडियो देख रहे हैं इसको भी आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। अगर कोई समझने में दिक्कत आती है या कुछ आवाज़ नहीं सही आती है या फिर कोई और दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आइए अब हम समझते हैं जो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो आपने पढ़ी थी उसके आगे अब हम चलेंगे 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत। बोर्ड पर लिखने में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया क्योंकि ये योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना है, नीचे 6वीं पंचवर्षीय योजना लिख गई, तो 7वीं पहले लिख गई थी भूल से, तो कोई बात नहीं। फिलहाल हम देखते हैं 6ठी पंचवर्षीय योजना के बारे में जो कि 1980 से शुरू की गई और 1985 तक चली। देखते हैं कि अनवरत योजना से ये शुरू की गई थी, जनता पार्टी द्वारा ये अनवरत जो प्लान है उससे शुरू की गई थी, और इसका जो लक्ष्य रखा गया था, उद्देश्य था आर्थिक औद्योगिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए आधुनिकीकरण पर बल दिया गया, यानी कि आधुनिकीकरण पर बल दिया गया इस 6ठी पंचवर्षीय योजना में। दूसरा है ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP और NREP इसी योजना के तहत चलाए गए थे, यानी कि इसी योजना के अंतर्गत चलाए गए थे। ग्रामीण जो विकास कार्यक्रम है IRDP और NREP। अब आगे देखते हैं जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण पर भी इस पर बल दिया गया, और इसका जो वार्षिक वृद्धि दर का जो लक्ष्य रखा गया था वो था 5.2%, लेकिन इसका वृद्धि दर 5.54% प्राप्त हुआ, यानी कि ये जो योजना थी ये एक सफल योजना के रूप में उभरी। तो आप 6ठी पंचवर्षीय योजना के जो मुख्य पॉइंट थे इनके बारे में समझा। अब आगे देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जो 1985 6वीं के बाद 1985 से 90 तक चलाई गई, जिसका एक लक्ष्य रखा गया था, उद्देश्य था कि तकनीकी विकास, यानी कि भारत देश में जो टेक्निकल डेवलप सिस्टम है उसको आगे बढ़ाया जाए और समता एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली हो, यानी कि समता हो, न्याय हो और उस पर आधारित हमारा समाज चले, तथा उत्पादकता को बढ़ाकर, यानी कि प्रोडक्शन को अगर बढ़ाएंगे तब उसमें रोजगार के अवसर की वृद्धि होगी। जब रोजगार के अवसर की वृद्धि होगी तो देश की जनता को नौकरियां मिलेंगी और जो भी उससे फ़ायदे होंगे वो जनता को प्राप्त होंगे। अब आते हैं इधर दूसरे पॉइंट पे कि इसका लक्ष्य जो था ये 5% रखा गया था। 5% लक्ष्य 7वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया, लेकिन इसकी प्राप्ति भी अधिक हुई, यानी कि 6.0% की प्राप्ति हुई। आप लोग देख रहे हैं 5% का लक्ष्य रखा गया, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई? 6.02% की प्राप्त हुई। तो ये एक सफल योजना मानी गई। ये कैसी योजना थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना ये सफल योजना थी, और इसी के अंतर्गत जवाहर रोजगार योजना भी चलाई गई। जवाहर रोजगार की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में? 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। अब देखते हैं चौथा पॉइंट, प्रति व्यक्ति आय। अगर इसमें पूछा जाए कि प्रति व्यक्ति आय कितना रहा, तो प्रति व्यक्ति आय 3.6% वार्षिक वृद्धि की दर से वृद्धि हुई। तो आप लोग समझ चुके होंगे 6ठी पंचवर्षीय योजना के मुख्य पॉइंट, 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य पॉइंट। अब आगे चलते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कि ये जब 7वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में पूर्णता हो गई, तब 2 साल गैप के बाद में ये 1992 से 97 के बीच चलाई गई। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये 1 अप्रैल 1990 से शुरू होने की थी, लेकिन कुछ राजनीतिक स्तर से केंद्र सरकार में हलचल की वजह से ये 2 साल लेट शुरू हुई, यानी कि 1992 से 1997 तक।
तो आप समझ सकते हैं इसका उद्देश्य क्या रखा गया है कि मानव संसाधन का विकास, जो भी मानव संसाधन है उनके विकास पे इस पे बल दिया गया 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। इसमें क्या आता है कि जैसे रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, जन स्वास्थ्य हो गया, इन सभी पर बेहतरीन तरीके से इस पर इसका उद्देश्य बनाया गया और इसको पाने के लिए हर तरफ से कोशिश की गई। और इसी के तहत अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना का भी शुभारंभ हुआ। यानी कि अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच इस योजना का शुभारंभ हुआ। अब इसके अगर वार्षिक वृद्धि दर, ये परसेंटेज की बात करें तो 5.6% इसका लक्ष्य रखा गया और ये 6.7% वार्षिक वृद्धि दर के साथ में एक सफल योजना के रूप में आई। तो ये जो सफल योजना रही है 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब आगे चलते हैं नवीं पंचवर्षीय योजना के तहत, यानी कि नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में रही। अब इसके बारे में जानेंगे कि ये इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य इसका था कि न्यायपूर्ण वितरण व समानता के साथ विकास। इसका उद्देश्य क्या था? न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास, यानी कि न्यायपूर्ण वितरण। जैसे अगर कोटे पे कोई चीज़ अनाज बंटने आया तो वो समान तरीके से जन जन तक पहुँचे, और उसी के साथ में जब न्यायपूर्ण वितरण होगा, वितरण की अगर बात करें तो जो भी बजट तैयार किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, वो एक न्यायपूर्ण तरीके से जन जन तक उस चीज़ को जन जन तक उनके विकास हेतु बनाया जाता है, और वो न्यायपूर्ण वितरण के तहत ही होता है और समानता के साथ उसका विकास भी देखने को मिलता है। अब आगे आते हैं प्राकृतिक संसाधन का समुचित उपयोग, यानी प्राकृतिक संसाधन का जो जैसे जड़ी बूटी हो गया, जड़ी बूटियों की दवाइयाँ आदि प्राकृतिक चीज़ों पर भी इसमें ध्यान दिया गया कि इनका भी उपयोग होना चाहिए। जैसे खाद्यान्न हो गया, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भर है, यहाँ पे प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता को बनाना, खाद्यान्न की व्यवस्था को रखना, संतुलित भुगतान संतुलन को भी सही रखना, और विदेशी जो ऋण है उसके भार में कमी लाना, इस 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है। अब आगे देखते हैं पंचायती राज संस्थाओं, सहकारी व स्वयंसेवी संस्थाओं को भी एक आत्मनिर्भर बनाना और इन संस्थाओं को भी अच्छे ढंग से कार्य करें, इस हेतु इसका लक्ष्य रखा गया। अब देखते हैं पिछड़े राज्यों में औद्योगिकरण। जो पिछड़े राज्य हैं उनमें औद्योगिकरण भी ध्यान दिया गया, औद्योगिकरण पर भी ध्यान दिया गया, वहाँ पर भी उद्योग आदि लगाए जाएं ताकि वहाँ रोजगार की वृद्धि हो और जनमानस की जो जीवन है वो सुचारू रूप से चल सके और देश को आगे बढ़ने में योगदान दे। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखा गया। अब आते हैं कि लक्ष्य इसका कितना रखा गया था, 6.5%, लेकिन प्राप्त कितना हुआ, 1% कम, यानी 5.5% वार्षिक दर जो भी है ये प्राप्त हुई। यानी कि 1% जब कम प्राप्त हुआ तब ये क्या हो गया, सफल योजना रही कि असफल? आप ही लोग बताइए, ये असफल योजना रही। तो असफल योजना जब रही, इसका एक मुख्य कारण क्या था, अंतर्राष्ट्रीय मंदी होने के कारण। अंतर्राष्ट्रीय मंदी होने के कारण इसका जो परसेंटेज था 6.5 से 5.5 आ गया, जिससे इतना सब उद्देश्य होने के बावजूद भी ये जो है योजना असफल रही। तो आगे अब देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जिसका शुभारंभ सन 2002 से सन 2007 तक रहा। तो ये अब तक की, यानी कि जो 9 योजनाएं रही हैं, 9 पंचवर्षीय योजनाएं, तो ये अब तक की सबसे सफलतम योजना मानी गई है, सबसे सफलतम योजना मानी गई है 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसमें अगर बात करें तो इसका उद्देश्य जो था वो था गरीबी व बेरोजगारी को समाप्त करना, गरीबी व बेरोजगारी को समाप्त करना। और दूसरा पॉइंट ये है कि 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का भी लक्ष्य रखा गया था। क्या था? प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्षों में दोगुना किया जाने का भी लक्ष्य रखा गया था। और इसमें एक और पॉइंट कि 7.5 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भी लक्ष्य रखा गया था। तो 7.5 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भी लक्ष्य रखा गया, और 5 करोड़ रोजगार अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। गरीबी अनुपात
26.1% से घटाकर 19.3% तक करने का लक्ष्य रखा गया था। यानी कि गरीबी अनुपात 20.1% से घटाकर 19.3% तक रखा गया था। अब आगे आते हैं कि 2007 के अंत तक, यानी कि इस पंचवर्षीय योजना के अंत तक जो साक्षरता दर है 75%, शिशु मृत्यु दर 45 प्रति हजार और वनाच्छादन जो है 25% का लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। अब देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर को भी घटा करके कितना 16.2% रखा गया था। तो जनसंख्या वृद्धि दर को घटाकर कितना रखा गया, करने का लक्ष्य रखा गया 16.2%। अब आते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति 5% का लक्ष्य था, लेकिन कितनी प्राप्त हुई, 5.02%। अगर इसके जीडीपी की बात करें तो इसका 23.31% से 26.62% तक रही। यानी कि ये एक सफलतम योजना मानी गई। यानी कि जो भी लक्ष्य रखा गया वो प्राप्त किया गया और उससे थोड़ा अधिक प्राप्त किया गया। अब हम जानते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जिसका जो टाइम रहा है 5 साल का और सन रहा है 2007 से सन 2012 ईस्वी तक। तो आइए इसको जानेंगे कुछ पॉइंट। जैसे इसका मुख्य लक्ष्य की बात की जाए तो तीव्रतम व समावेशी विकास हेतु इसका लक्ष्य रखा गया। तीव्रतम व समावेशी विकास, ये किस योजना का लक्ष्य था? ये था 11वीं पंचवर्षीय योजना सन 2007 से सन 2012। तो जीडीपी वृद्धि दर की बात करें तो 9% पहले रखा गया, उसके बाद में संशोधित किया गया 10%, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई, 7.9% की प्राप्त हुई। कृषि विकास दर की अगर बात करें तो 3.3% रखी गई और उद्योग व सेवा क्षेत्र की बात करें तो 4.2% और उसके बाद में 9.1% रखी गई और बाद में 8.2% की प्राप्त हुई। अब इसके कुछ और भी पॉइंट देखेंगे जिससे ये योजना को और भी उद्देश्य रखे गए थे, लक्ष्य रखे गए थे। तो मुख्य लक्ष्य ये हो गया, लेकिन इसमें जो और भी चीज़ें हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। जैसे रोजगार में 7%, रोजगार में 7 करोड़ नए अवसर प्रदान करना, ये भी इसका पॉइंट था। शैक्षिक बेरोजगारी 5%, शैक्षिक बेरोजगारी 5% से नीचे लाया गया, ये लक्ष्य रखा गया था। दूसरा है गाँव का विद्युतीकरण करना, साक्षरता के लिंग अंतराल में 10% की कमी लाना। साक्षरता के लिंग अंतराल में कितने % की कमी लाना, 10% की। अब आते हैं ऊर्जा क्षमता। ऊर्जा क्षमता 16% बढ़ाना और वास्तविक मजदूरी को 20% तक वृद्धि करना, ये इसके लक्ष्य था और ये इसका लक्ष्य था। अब आते हैं कुल प्रजनन दर। कुल प्रजनन दर में 2.1 तक की कमी लाना। कितनी कमी लाना, 2.1% की कमी लाना। घरों के लिए भूमि उपलब्ध कराना, इसकी एक विशेषता थी। और वन क्षेत्र, वन और पेड़ का जो क्षेत्रफल है इसको 5% तक बढ़ाना, वनों का विकास करना, यानी कि उनके क्षेत्रफल में 5% तक की वृद्धि करवाना। अब दूसरी बात ये थी कि 24 घंटे गांव में बिजली पहुंचाना, 24 घंटे गांव में बिजली पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा गया था। समस्त गांव में ब्रॉडबैंड की सुविधा 2012 तक देना, यानी कि 2007 से शुरू हुई तो लास्ट तक समस्त गांव में ब्रॉडबैंड की सुविधा हो जाए। दूसरी बात थी कि 2007 की शुरुआत से ही टेलीफोन लाइन की सेवा भी इसमें जोड़ी गई थी, यानी कि टेलीफोन लाइन भी हर गांव तक पहुंचे, इसके लिए भी काम किया गया। और समस्त गांव में ब्रॉडबैंड की सुविधा 2012 तक, और ये शुरुआत में ही था 2007 में। अब देखते हैं 0 से 6 आयु वर्ग का जो लिंगानुपात है 933 रखा गया सन 2011-12 में, और उसके बाद में 16 और 17 में 950 का लक्ष्य रखा गया। तो इन सब मुख्य बिंदुओं से हमने पहचाना कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत क्या क्या हुआ था, और जो भी इनके परसेंटेज हैं उनको ध्यानपूर्वक नोट डाउन करना होगा और याद करना होगा। यही परसेंटेज आपको
क्वेश्चन के रूप में परीक्षा में पूछे जाते हैं और हम लोग इसका सही आंसर दे करके परीक्षा को पास करते हैं। अब आते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, जो कि 2012 से शुरू हुई और आगे 5 साल तक चली। उसके बाद में अब उसके बारे में समझेंगे, जिसका कार्यकाल 2012 से 2017 ईस्वी तक रहा। इसका मुख्य उद्देश्य जानेंगे। तीव्र धारणीय अधिक समावेशी इस 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा। और बाकी इनके अलग बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे कि कृषि क्षेत्र में 4.0% की वृद्धि दर और इधर विनिर्माण क्षेत्र में 10% की औसतन वृद्धि दर का प्रावधान रखा गया और 5 करोड़ नए अवसरों की बात भी कही गई और इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। निर्धनता में 10% कमी लाने की बात की गई और ग्रामीण क्षेत्र में 70%, ग्रामीण क्षेत्र में जो 70% का लक्ष्य रखा गया है। और जीडीपी, अब देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में टेली डेंसिटी को बढ़ाकर 70% का लक्ष्य रखा गया और जीडीपी में 9% का लक्ष्य रखा गया। सब्सिडी को जीडीपी के 1 से 2% के बीच रखने का लक्ष्य रखा गया। बुनियादी ढांचे के लिए $10 खरब निवेश का आवश्यकता दर्शाई गई, यानी कि बुनियादी ढांचे के लिए $10 खरब निवेश का आवश्यकता दर्शाई गई। राजकोषीय घाटे को 3% तक सीमित किए जाने का लक्ष्य रखा गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं बिंदुओं से क्वेश्चन आता है। जैसे अगर पूछा गया राजकोषीय घाटे को कितना कम करने का लक्ष्य रखा गया, तो 3% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया। तो इसलिए इन मुख्य बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इनको आप नोट डाउन भी कीजिए और साथ ही याद भी कीजिए और कमेंट में भी लिखिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य लिखिएगा। सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर भी कीजिए। जीडीपी के औसतन सकल पूंजी निर्माण दर अनुमानित लक्ष्य कितना रखा गया? 37%। अब आते हैं जीडीपी के औसतन सकल घरेलू बजट का अनुमानित लक्ष्य कितना रखा गया? 34.2%। बाह्य वित्तीय सहायता हेतु इसका जो लक्ष्य बताया गया है 2.9% बताया गया। और जो इसकी अगर विकास दर की बात करें तो विकास दर का लक्ष्य 9% रखा गया था, फिर ये बाद में 8.2 हुआ और लास्ट में संशोधित पूर्णतः 8% रह गया। तो अगर विकास दर की बात करें तो लक्ष्य 9% रखा गया था, लेकिन बाद में ये 8.0% रह गया। तो अब जानते हैं जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है ये 3 क्षेत्रों में कार्यरत की गई। जैसे सरकारी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, दूसरा सतत वृद्धि दर होना, मतलब कोई भी अगर लक्ष्य रखा गया है उसमें इस हिसाब से काम करे कि इसकी वृद्धि दर पूर्णता प्राप्त, लक्ष्य की तरफ पूर्णता प्राप्त हो, तो सतत वृद्धि दर और कार्य का निष्पादन हो। और तीसरे पॉइंट में यही है, कार्य का निष्पादन और गुणात्मक सुधार पर इन पहलुओं पर चर्चा की। आप पंचवर्षीय योजना के बारे में जाना और आगे भी ऐसे ही इसी अर्थव्यवस्था की श्रृंखला में हम आगे भी बढ़ेंगे। बहुत सी समितियां हैं, बहुत से और भी इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं जिनके बारे में भी हम लोग आगे समझेंगे। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।